एल्टीग्रेड, जीएस, ज्योग्राफी में हमने चट्टानों को कवर कर लिया है, आपके पर्वत पठार इनको भी कवर करा है, और इसके साथ में जो आपके महाद्वीप होते हैं उनको कवर करा है। और इन सारे वीडियो की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं एल्टीग्रेड और जीआईसी पर वक्ता के, उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है पैटर्न के हिसाब से पढ़ना, वो भी एल्टीग्रेड और जीआईसी पर वक्ता के। क्योंकि समस्या ये है, ये टॉपिक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मरुस्थल, जिसको मरुभूमि भी कहते हैं, मरुद्वीप भी कहते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी कवर करेंगे और उसके पैटर्न के हिसाब से इस पूरे टॉपिक को तैयार करेंगे, जिसमें हम मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी स्थिति क्या है, जलवायु क्या है, उनका मृदा क्या है, जीव जंतु, खान पान, रहन सहन, पोशाक, और ये कौन से कटिबंध में है, कौन से गोलार्ध में है। ये सब परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जो पूछ रहा है, वो कटिबंध पूछ रहा है, वो गोलार्ध पूछ रहा है, वो शीत और उष्ण पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल शीत है या उष्ण है, वो ये पूछ रहा है ये किस महाद्वीप में है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, यूरोप है। फिर वो देश पूछ रहा है, क्योंकि अब ऐसा मरुस्थल किसी एक देश में तो पाया नहीं जाता है। जैसे आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किसी एक देश में नहीं पाई जाती, कई देशों में पाई जाती हैं। वैसे ही कई मरुस्थल ऐसे हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल, वो तो पूरे 10 देशों में फैला हुआ है। और इसके साथ में जो विशेष तथ्य जो हैं वो तैयार करे जाएंगे। देखो, एक चीज समझ लो कि किसी भी टॉपिक को तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको अगर ये मरुस्थल, मरुभूमि, मरुद्वीप पढ़ना है तो इस टॉपिक के सबसे पहले पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख लो कि आखिर भाई पैटर्न में पूछ क्या रहा है। क्योंकि मरुस्थल का टॉपिक बहुत ब्रॉड है और ऐसे नहीं करोगे तो आप कहीं से पढ़ोगे, कुछ तैयार करोगे, कुछ नोट्स बनाओगे और फिर एग्जाम में कहोगे कि हमारा फंसा नहीं या हमारा पढ़ा हुआ आया नहीं। तो आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं उसके पहले पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए, फिर ये देखिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसके किन हिस्सों से क्वेश्चन आ रहा है, और इसके बाद भी आपको जो विशिष्ट तथ्य होते हैं या फैक्ट्स होते हैं उसको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, तभी आपका जो है टॉपिक तैयार होगा। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, मरुस्थल, मरुभूमि, मरुद्वीप। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने नोटिस किया होगा आपके घर में जब कोई निर्माण चलता है, कुछ चलता है, तो वहां रेता आके गिर जाता है या रेता आता है, तो कभी आपने रेतों को महसूस किया है, आपका पैर उस पर पड़ा हो या आप उस पर चले हो, पैर धंसने लगते हैं, या आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, या अभी आपको मार्केट जाना हो या कहीं घूमने जाना हो, तो धूल भरी जो आंधियां चल रही हैं इस समय, जिसको लू कहते हैं, कि हवा तो चली रही है पर साथ में क्या हो रहा है, उसके बहुत ज्यादा धूल भी उड़ के आ रही है। या फिर आप किसी नदी के तट पर घूमने गए हों, नदी के किनारे आपने देखा हो कैसी जमीन होती है, रेतीली जमीन होती है, पैर धंसते हैं। या फिर कुंभ के मेले में गए हो और वहां बहुत ज्यादा रेत हो, और जब इस समय आप जो मौसम चल रहा है, दोपहर में गए मार्केट, कहीं गए तो देखा कि धूल से भरी हुई आंधियां जो आपको बर्दाश्त नहीं होती, और आप कहते हैं कि अब दोपहर में नहीं जाएंगे, या फिर कहां जाएंगे, शाम को जाएंगे। तो आप सोच के देखो, थोड़ी देर के लिए जो धूल भरी आंधियां हैं और रेते की जमीन है, इस पर चलने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे देशों का मानव जीवन क्या होता होगा जहां पे लगातार धूल भरी अंधड़, आंधियां, लू, और जिसमें भारी मात्रा में रेता होता है वो लगातार चलें। जमीन ऐसी जो रेत के अलावा कुछ है नहीं, तो आखिरकार वो लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे। उस चीज पे मत जाओ। वो जो आप देखते हो यूट्यूब में कि जैसे जो नए यूट्यूबर होते हैं या जो नए लोग घूमने जाते हैं, वो क्या करते हैं, दुबई में सफारी करते हैं। वो मैटर अलग है, सफारी करने वाला, रेगिस्तान की सफारी, क्योंकि वो तो यहाँ से जाते हैं, बकायदा रेत में घूमते हैं, कार के अंदर कार बंद होती है, और इसके बाद वापस आके अपने नहा होके फिट हो जाते हैं। और ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वहां के मूल निवासी हैं, जो वहां पर रहने वाले हैं। क्योंकि ये दूर से देखने में अच्छा लगता है पर वास्तव में उतना आसान है नहीं, तभी इसको कहते हैं सतत कठिनाइयों के प्रदेश। ऐसे प्रदेश जो सतत कठिनाइयों के होते हैं। अब देखो कि क्या कंडीशन है कि रेती रेत चल रही है। अब जब वहां पे रेत है, तापमान बहुत अधिक है, बारिश वहां होती नहीं है, तो आखिरकार क्या स्थिति रहेगी, क्या जीवन रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि वहां का जीवन जो है वो बहुत ही कैसा रहेगा, कठिन रहेगा। यानी कैसा रहेगा, कठिन रहेगा। तो अब रेगिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपने कंडीशन देख ली क्या है, कि धूल बड़ी आंधियां हैं, रेत है, तो वहां का मौसम कैसा होगा। आप कल्पना करके देखिए रेगिस्तान का मौसम कैसा होगा। आप सोचिए, मौसम गर्म होगा, धूल भरी आंधियां चल रही होंगी,
वर्षा कैसी होगी? वर्षा वहां पे होगी नहीं। तो जब वहां का मौसम ऐसा होगा, तापमान अधिक होगा, बारिश होगी नहीं, तो वहां की वनस्पतियां कैसी होंगी? आप सोच सकते हैं कि वनस्पतियां ऐसी होंगी कि जिनकी जड़ें जो हैं ज्यादा लंबी हों, जिनकी जड़ें ज्यादा लंबी हों, और तने कैसे हों? चिकने हों, थोड़े मोटे हों, ताकि उनका जो बाष्पोत्सर्जन है वो थोड़ा सा रुक सके। कहने का मतलब ये है कि जहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ गर्मी बहुत है, बहुत कम बारिश होती है, रेतीला मैदान है, तो ये सब कंडीशन प्रभावित करती हैं किसको? वहाँ की वनस्पति को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के काम धंधों को, वहाँ के आर्थिक जीवन को। ये सब को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वहाँ पे माहौल ही ऐसा है। अब बात ये आती है अगली बात कि चलो हमने ये जान लिया रेगिस्तान क्या होता है। रेगिस्तान वो होते हैं जो एक तरीके से आपके जहां वर्षा कम हो, रेतीली भूमि हो, गर्मी बहुत ज्यादा हो। कुछ शीत रेगिस्तान होते हैं जहां पे क्या है, ठंड बहुत पड़ती है। तो बात ये आई कि आखिरकार इन रेगिस्तानों का निर्माण कैसे होता है? आखिरकार इन रेगिस्तानों का जो होता है निर्माण कैसे होता है? तो इन रेगिस्तानों का जो निर्माण होता है वो 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। यहां पे आप एक चीज पहले और समझ लीजिए कि हमने बात करी मरुस्थल, तो मरुस्थल का मतलब होता है मरु स्थल, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। मृदा में जब जान नहीं बचती वो मरु हो जाती है। एक मृदा जानदार होती है जो आप लोग आसपास देखते हैं, एक मरुभूमि होती है, ठीक है। तो ये रेतीली भूमि, इसे मरुस्थल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? मरुभूमि। तो मरुस्थल, मरुभूमि प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका एक अन्य नाम है मरुद्वीप। क्या नाम है इसका? मरुद्वीप। तो मरुद्वीप का मतलब भी ऐसा होता है ऐसे प्रदेश, ऐसे भूखंड जहां पे क्या है? रेत है। तो ये आपका क्या हो गया? मरुस्थल। अब मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल होते हैं 3 प्रकार के। एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्ण, एक शीतकटिबंध। तो यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आखिर जो कटिबंध वाली बीमारी है क्या। तो कटिबंध का मतलब ये है कि आपके एक भूगोलवेत्ता हुए थे हर्वर्टसन, जिन्होंने प्रदेशीकरण कर दिया था। प्रदेशीकरण का मतलब होता है किसी एक स्थान पर जहां एक सी जलवायु पाई जाए, जहां एक सा मौसम पाई जाए, जहां एक सी वनस्पति पाई जाए, जहां एक सी ज्योग्राफिकल कंडीशन पाई जाए, उसको उन्होंने एक प्रदेश मान लिया। और ये किस आधार पर किया था? ये किया था तापमान के आधार पर। हर्वर्टसन ने क्या किया था? तापमान के आधार पर पूरी पृथ्वी को कटिबंधों में बांट दिया था। 4 कटिबंधों में बांटा था, ठीक है। कितने कटिबंधों में? 4 कटिबंधों में। तो बात ये आई, इन हम कटिबंधों को समझते हैं। मोटे तौर पे तो 3 कटिबंध हैं। कितने कटिबंध हैं? 3 कटिबंध। सुविधा के लिए इसको किसमें बांट रखा है? 4 कटिबंधों में। तो आप 3 कटिबंध समझिए कि 3 कटिबंध जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो आपका पहला कटिबंध है वो क्या है? उष्ण कटिबंध, यानी पृथ्वी का कतई सेंटर का हिस्सा, जहां पे सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, गर्मी बहुत तेज होती है, वहां का पानी भाप बन के बादल बन जाता है और रोज 4 बजे वर्षा करता है। वहां ब्लैक कलर के लोग होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ब्लैक कलर के लोग होते हैं। वनस्पतियां बहुत ज्यादा होती हैं और जिनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, अमेजन के जंगल, वो भी इसी रेखा पर ही पाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया कि पीली मतलब पूरी पृथ्वी के बीच सेंटर में जो बहुत गर्म जगह है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। नाम देखिए क्या है? उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्म एरिया, ठीक है। अगला है शीतोष्ण। क्या लिखा है? शीतोष्ण। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक शब्द क्या है? शीत, और एक शब्द क्या है? उष्ण। क्या है? उष्ण। अब यहां पे क्या होता है? ऊ का ओ होकर गुण संधि हो गई है, ऊ का ओ हो गया, यानी प्लस के चिन्ह से पहले आपको छोटा या बड़ा में से एक मिल गया, और प्लस के चिन्ह के बाद आपका क्या है? ऊ हो। प्लस के चिन्ह के बाद क्या? ऊ है। तो ऊ का क्या हो गया? ओ। गुण संधि में क्या हो जाता है? ऊ का ओ हो जाता है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणा। तो इन दोनों शब्दों को मिला के क्या बना? शीत और उष्ण मिला के, इनको मिला के बना शीतोष्ण। क्या बना? शीतोष्ण। क्लियर हो गया? शीत और उष्ण, शीत और उष्ण मिला के क्या बन गया? शीतोष्ण। ऊ का ओ हो गया गुण संधि के हिसाब से। तो जो इसके थोड़ा ऊपर का हिस्सा है वो कौन सा है? शीतोष्ण। और जो ध्रुव वाला एरिया है वो कौन सा है? शीत। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पृथ्वी के सेंटर का जो भाग है वो गर्म है, तो उष्ण कटिबंध हो गया। और जो कतई ध्रुव का क्षेत्र है वो कैसा है? शीत है, शीत कटिबंध हो गया। तो गर्म और ठंडा इन दोनों के बीच का क्या हो गया? शीतोष्ण। यानी उसमें शीत भी आ गया और उसमें
उष्ण भी आ गया। अब हर्षवर्धन ने जो वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने एक बढ़ा दिया है। उसने क्या बढ़ा दिया है? उसने उष्ण कटिबंध कर दिया, उसने शीतोष्ण कटिबंध कर दिया, और एक कटिबंध उसने यहां पे पकड़ा जिसका नाम क्या है? शीतल शीतोष्ण कटिबंध। और यहां पे क्या हो गया? शीत कटिबंध। आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो फिर समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो सबसे गर्म भाग है उसका नाम उष्ण कटिबंध का मतलब एक खास प्रदेश या एक एरिया, और जो सबसे ठंडा है कोने का उसको कहते हैं शीत कटिबंध। और इन दोनों का क्या हो गया? शीतोष्ण। शीतोष्ण आपका शीत प्लस उष्ण, तो शी और ताशीत ऊ का हो गया ओ आधा षड़ा शीतोष्ण। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्या बना है? आपका शीतोष्ण बना है। तो जैसे ये शीतोष्ण है तो वैसे ही यहां पे क्या है? शीतोष्ण है, और यहां पे क्या है? आपका शीत है। बाकी आपने इसको नाम विषुवत रेखा, इसका नाम उष्णकटिबंध भी है, विषुवत रेखा भी है, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हो, इसको मकर रेखा कहते हो, इसको ध्रुव कहते हो। तो इस तरीके से पृथ्वी पर ये कॉन्सेप्ट, असल में कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से भी आ रहे हैं। वो पूछ लेगा कि आपका शीतोष्ण कटिबंध में कौन सा रेगिस्तान है, आपका उष्ण कटिबंध में कौन सा रेगिस्तान है, आपका उत्तरी गोलार्ध में कौन सा रेगिस्तान है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेगिस्तान है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन बनना मुश्किल पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंध जो गर्म प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, बहुत ज्यादा वहां हीट और तापमान रहता है, झुलसा देने वाली। और अरे कैलिफोर्निया की मृत घाटी है, कभी यूट्यूब पे सर्च करना, कैमरे वाले लोग जो वीडियो बनाने जाते हैं कैमरे तक पिघल जाते हैं वहां पर। शीतोष्ण जो क्या है? ठंडे मिक्स हैं, तो गर्म भी है ठंडे भी है। और शीत का मतलब कतई बर्फ, जैसे ध्रुवीय प्रदेश हो गए, ठीक है। अब आपने ये समझा कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। तो शीत से तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, शीतोष्ण से आते हैं और उष्ण कटिबंधीय से आते हैं। अब बात ये आई कि आखिरकार मरुस्थल बनते कैसे हैं? आखिरकार मरुस्थल बनते कैसे हैं? आपने सोचा है कभी कि हमने मरुस्थल को तो समझ लिया, लेकिन इन मरुस्थल का जो निर्माण होता है वो निर्माण होता कैसे है? तो इन मरुस्थल का निर्माण जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो होता है छाया वृष्टि प्रदेश से। ये छाया वृष्टि प्रदेश क्या होते हैं? छाया वृष्टि प्रदेश का मतलब ये है, मान के चलिए ये भारत का नक्शा है। क्या है ये? भारत का नक्शा। तो ये नक्शा है। अब क्या होता है कि मान के चलिए कि यहां से मानसून उठे, यहां से मानसून उठे, और जब मानसून अपने रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे बारिश करने के लिए, उनके आगे एक पहाड़ आ गया, उनके आगे एक पहाड़ आ गया। तो वो मानसून बेचारे पहाड़ पे नहीं चढ़ पाए, और उन्होंने क्या करा? पहाड़ पे बिना चढ़े ही यहीं पर घनघोर वर्षा कर दी। तो ये एरिया जो होता है वो कहलाता है आपका वर्षा वृष्टि क्षेत्र, यानी वर्षा क्षेत्र हो गया। और जिस पहाड़ के इस पार जहां वो बारिश नहीं कर पाए, ये कहलाता है छाया वृष्टि क्षेत्र। तो फिर यहां पे क्या होता है? बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होती है तो वनस्पतियां नहीं आती हैं। जब वनस्पतियां नहीं आती हैं तो वहां की जो मृदा होती है वो रेतीली हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा बारिश के महीने में हर जगह झाड़ी झाड़ और छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, घास निकल आती है, जो क्या करती है? जमीन को, मृदा को अपनी जड़ों से बांध कर रखती है। जड़ों को, अपनी जो जड़ें होती हैं उससे जमीन को बांध के रखती है। क्या? घास। अब यहां पे जब वर्षा हुई नहीं तो क्या हुआ? छाया वृष्टि प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया? रेगिस्तान। तो ये छाया वृष्टि, बस समझ गए। अब आपने कभी नोटिस किया है कि जो भारत का थार का रेगिस्तान है, सबसे हंसी वाली बात तो ये है, अभी तुम थार अगर सर्च करो तो थार कार आएगी, ना कि रेगिस्तान। इतनी ज्यादा कोई ब्रांड और कोई चीज पॉपुलर हो जाती है कि जो रेगिस्तान है उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। तो क्या है कि भारत में जो थार का रेगिस्तान है उसका निर्माण भी इसी कारण हुआ है, छाया वृष्टि प्रदेश के कारण हुआ है। ये छाया वृष्टि प्रदेश क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठते हैं। कहां से मानसून उठते हैं? बंगाल की खाड़ी से। और जब ये बंगाल की खाड़ी से मानसून उठते हैं तो उठने के बाद क्या होता है? ये सीधे उत्तर भारत पहुंचते हैं, और राजस्थान की सीमा पर आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली होता हुआ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली।
और जैसे ये बंगाल की खाड़ी से मानसून उठते हैं, अरावली पर्वत इनको रोक लेता है, और जब रोक लेता है तो बरसात जो है अरावली पर्वत के इस हिस्से में, जो यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, इधर तो खूब वर्षा होती है, लेकिन अरावली पर्वत के पार जो रेगिस्तान है वहां पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो इसे कहते हैं छायावृष्टि प्रदेश। तो एक कारण तो यह है कि छायावृष्टि प्रदेश, जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ के एक तरफ का हिस्सा में बारिश नहीं हो पाती। अब आप देखो, आटाकामा रेगिस्तान है, जब प्रशांत महासागर से बादल भाप बन के बादल बनते हैं और बादल उठते हैं, तो जितने ये पर्वत श्रृंखला है ये सारी रोक लेती है, और जिसका आपका आटाकामा और पेंटागोनिया क्या हो जाते हैं, शुष्क रह जाते हैं। दूसरा कारण होता है मरुस्थल बनने का, समुद्री जलधाराएं। तो जो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं, तो ये भी बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत भारी मात्रा में बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, बादल निर्माण नहीं हो पाता। और इनकी स्थिति क्या है, 0 से 15 और 30, 15 और 30, यानी जिनकी आपकी स्थिति क्या होती है, तो ये पूरा क्या है, पृथ्वी है। इस पर डिग्री ये क्या होते हैं, ऊपर वाले अक्षांश होते हैं। जो रेखाएं ऐसी होती हैं उनको क्या कहते हैं, अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देशांतर। तो वो ये कह रहा है कि इनकी स्थिति क्या है, जो 15 या 20 डिग्री देशांतर से लेकर 30 डिग्री देशांतर तक फैले हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। यानी वो जगहें जो कहां से कहां तक फैली हुई हैं, रेगिस्तान कहां से कहां तक फैले हुए, 15 या 20। अभी जो जीआईसी प्रवक्ता और अल्टीग्रेड में क्वेश्चन आया था वो यही पूछ लिया था, उसने बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा था, उसने 4 विकल्प दे दिए थे, जिसमें यह पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें यही था कि रेगिस्तानों की जो स्थिति है वो क्या है, या रेगिस्तानों का विस्तार क्या है, तो 15 डिग्री से 30 डिग्री, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है वो क्या है, 20 डिग्री से 30 डिग्री, लेकिन कहीं कहीं 15 डिग्री से 30 डिग्री, मतलब 0 जे हो गया, तो यहां से लेके 30 डिग्री, यहां से लेके यहां तक जो फैले हुए हैं वो क्या है, रेगिस्तान है। आप देख लो, महोबे हो गया, आटाकामा हो गया, पेंटागोनिया हो गया, सारा कालाहारी, थार, तो ये सब रेगिस्तान इसके क्या है, रेंज में ही फंस रहे हैं। स्थिति क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि आपके जो रेगिस्तान होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं और ये कैसे बनते हैं, और इसके साथ में ये भी है कि एक चीज ये है कि इनकी जो जमीन होती है वो भी अलग अलग तरीके की होती है, उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। रेगिस्तान की जो जमीन होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहां पे शुद्ध रेतीली जमीन होती है, क्या होती है, शुद्ध रेतीली जमीन होती है, जहां पे शुद्ध मात्रा में रेता होता है। एक रेगिस्तानों की जमीन ऐसी होती है जहां कंकड़, पत्थर और इस तरीके की जमीन होती है, पथरीली कहते हैं। और तीसरी जमीन ऐसी होती है कि जो चट्टानी होती है, जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा कि जब वो पहाड़ों के ऊपर चलता रहता है तो पहाड़ों के नीचे ना तो रेता होता है न कंकड़ होते हैं, सीधे प्लेन पहाड़ी होता है। मतलब जैसे पहाड़ होते हैं वैसा ही क्या होता है, जमीन होती है। तो इस तरीके से पहले शुद्ध रेतीले, दूसरे आपके पथरीले, और तीसरे पहाड़ी वाले या पठारी टाइप की जो जमीन होती है। अब बात यह आई कि आखिरकार आपने खुद देखा कि इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है और ये कैसे बनते हैं, तो ये तो हमारी एक जनरल बात हो गई। अब हम ऑफिशियल बात करते हैं कि आखिरकार इनकी विशेषता क्या है। जो मरुस्थल हैं इनकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इन्हें दूसरे द्वीपों से या दूसरे प्रदेशों से अलग करती हैं। दूसरे प्रदेश कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, शीत कटिबंध, आपका उष्ण कटिबंध, और ये कौन से हो गए, मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहली तो आपको पता ही है 15-20 से लेकर 30 तक, यानी 15 डिग्री या 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, ये उत्तर और दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल है, तो आपको अगर नक्शा क्लियर होगा तो आप पकड़ लोगे कि नाम ही वह कालाहारी है। ठीक है, तो ये कहां पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में पाए जाते हैं। पर यहां ध्यान रखिए कि जितने भी रेगिस्तान हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये महाद्वीप है, ये इनका पश्चिमी भाग है, तो कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह आई कि यहां पे 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी 25 सेमी से क्या होती है, कम वार्षिक वर्षा होती है। ये भी समझ लो भाई, वर्षा कैसे नापते हैं। वर्षा नापने के लिए इनका एक गिलास होता है, क्या होता है, गिलास। जब वर्षा होती है तो गिलास को रख देते हैं, उस गिलास में पानी इकट्ठा होता रहता है, बाद में पैमाना लगा के देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, यानी जितने सेंटीमीटर पानी होता है उतने सेंटीमीटर वहां की क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ का जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर से
25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और यहाँ जमीन 3 प्रकार की, वो हमने आपको बता ही दिया कौन कौन सी होती है। शुद्ध रेतीली होती है, और पथरीली होती है, और पहाड़ी होती है। इसके बाद कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि संपूर्ण जो भूमंडल है, जो आपको पूरा भूमंडल दिख रहा है, इस संपूर्ण भूमंडल का जो कितने प्रतिशत भाग रेगिस्तान है, तो ध्यान रखिए 17%। कितने प्रतिशत? 17%। मैं आपको टॉपिक के साथ क्या कर रहा हूं, पुराने क्वेश्चन में बता रहा हूं। तो 17% भाग जो है वो क्या है? रेगिस्तान है। और यहां पे कितनी जनसंख्या निवास करती है? 4%। यह क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है? बताओ कौन सा है? भारत का ये थार का रेगिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। इंडिया के लोग सरवाइव करते रहते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत आता है, जो भी आता है कि सहारा तुल्य बेल्ट प्रदेश। कभी गच्चा मत खा जाना कि यहाँ पे वो मरुस्थल, मरुभूमि और मरुद्वीप ना लिखे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो मरुस्थल ना लिखे, मरुद्वीप ना लिखे और मरुभूमि ना लिखे, वो लिख दे सहारा तुल्य प्रदेश। सहारा तुल्य प्रदेश क्या कह दे? सहारा तुल्य प्रदेश। अगर वो सहारा तुल्य प्रदेश एग्जामिनर पूछ ले तो समझ लेना वो मरुस्थल की बात कर रहा है, वो मरुभूमि की बात कर रहा है, वो मरुद्वीप की बात कर रहा है। इनका अगला नाम क्या है? सहारा तुल्य प्रदेश। लो मैं लिख दे रहा हूं, सहारा तुल्य प्रदेश। क्या है ये? सहारा तुल्य प्रदेश है। अब सहारा तुल्य प्रदेश में क्या क्या आता है? जैसे कई बार ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, अभी तक तो उसने पूछा तो नहीं है लेकिन संभावना है वो पूछ ले कि जो आपका रेगिस्तान है वो कौन सा है? थार का रेगिस्तान है। तो थार का रेगिस्तान किस बेल्ट में आता है? थार का रेगिस्तान आता है सहारा तुल्य बेल्ट में। किस में आता है? सहारा तुल्य बेल्ट में। और ये बेल्ट ऐसी चली है, ये क्या है आपका? अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। और ये बेल्ट कैसी चली है कि इसमें जो पहला रेगिस्तान आता है वो सहारा का आता है। किसका आता है? सहारा का। यानी इसमें पहला रेगिस्तान किस में आएगा? सहारा तुल्य में सहारा का। दूसरा रेगिस्तान आएगा अरब का। किसका आएगा? अरब का आएगा। फिर किसका आएगा? ईरान का आएगा। और ईरान के बाद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है। और इसके बाद आएगा थार का। यानी जो ये सहारा तुल्य बेल्ट चली है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो थार का रेगिस्तान है वो किस बेल्ट में आता है? वो बेल्ट में आता है आपका सहारा तुल्य बेल्ट में आता है, जिसमें पहला रेगिस्तान पड़ता है सहारा का, फिर अरब का, फिर ईरान का, फिर बलूचिस्तान का, और फिर थार का। थार के रेगिस्तान के बारे में खास बात यह है कि जो थार का 85% रेगिस्तान है वो हमारे भारत में है, और 15% रेगिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है। अभी बीएसएफ ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी थार के रेगिस्तान पे, वो यूट्यूब पे है, आप वहां जाकर देख सकते हो। पूरे का पूरा रेगिस्तान का उन्होंने वर्णन किया है। आपको तो जान के आश्चर्य होगा, जब महाराजा ने कहा था कि कैसे भी करके सतलज नदी का पानी राजस्थान में लेकर आना है। किस में लेकर आना है? रेगिस्तान में लेकर आना है। तो जितने भी भारत की और विश्व के टॉप इंजीनियर थे, अच्छे वर्कर्स थे, उनको रेगिस्तान में बुलाया गया, राजस्थान में बुलाया गया। और बुलाने के बाद जो नहर का निर्माण शुरू हुआ, तो जैसे ही उस नहर का निर्माण राजस्थान में शुरू हुआ, वहां का 50 डिग्री तापमान, जितने इंजीनियर्स थे, जितने वर्कर्स थे, वो सब काम छोड़ के भाग गए। कोई भी ऐसी मशीन जो वहां पे काम नहीं आ रही थी, क्योंकि 50 डिग्री तापमान में ना तो मानव रुक पा रहा था, ना वहां पे मशीनें काम कर पा रही थी। और इस तरीके से राजा को लग रहा था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पता है आपको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज से सीधे राजस्थान को पोषित करती है। आज राजस्थान में जितना भी पानी देखने को मिल रहा है, या जितना कृषि उत्पादन बढ़ा है, और जो पानी की कमी पूरी हुई है, उसका जो एक मुख्य कारण है वो है वहां की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हरिके बैराज से निकालकर सतलज नदी, और सतलज नदी का जो हरिके बैराज है, हरिके बैराज से निकालते हुए सीधे रेगिस्तान में पहुंचाई गई है। तो जब रेगिस्तान में इसका निर्माण हो रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां की गर्म हवाएं, 50 डिग्री का तापमान, बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी, तो वहां पे नहर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। जितने इंजीनियर्स थे, वर्कर थे, सबने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि ये एक असंभव काम है। और वहां के असंभव काम को संभव कर पाए वहां के ऊंट। फिर वहां पे ऊंटों को लगाया गया और गधों को लगाया गया, और जो काम दूसरे नहीं कर पाए, क्योंकि ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, जो उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसमें काम कर सकता है। और फिर वही हुआ कि जितना भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्य हुआ है रेगिस्तान के अंदर, वो सारा ऊंटों ने करा, और उसके साथ रेगिस्तान के ही लोगों ने लगकर उस नहर का निर्माण किया गया। तभी तो कहते हैं रेगिस्तान में ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। तो अब आपको एक बात, आपके माइंड में क्वेश्चन और आता होगा कि भाई ये रेत आई कहां से? चलो मानते हैं थोड़ी बहुत रेत है,
पर रेगिस्तान में इतनी रेत आई कहां से, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो। मान के चलो ये एक पहाड़ है, क्या है, ये एक पहाड़ है, इस तरीके से ये पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ के आसपास में कोई रेगिस्तानी एरिया है, क्या है, रेगिस्तानी एरिया है। तो जब रेगिस्तान होता है, सीधी सी बात है, वहां हवा तो चलेगी, रेगिस्तान में क्या होगा, हवा तो चलेगी। और जब हवा चलती है और चलने के बाद किसी पहाड़ से टकराती है, तो पहाड़ के जो कमजोर हिस्से होते हैं, जैसे ये क्या है, कमजोर हिस्से हैं, तो जब पहाड़ इन कमजोर हिस्सों से टकराती है, हवा जो है वो पहाड़ के कमजोर हिस्सों से टकराती है, तो रेगमाल का काम करती है, क्योंकि उस हवा में पहले से रेत के कण होते हैं, बहुत प्रेशर से आती है, और जब उस चट्टान के कमजोर भागों से टकराती है तो रेगमाल की तरह वहां पे क्या कर देती है, घिसाई का काम कर देती है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों में होता है, लगातार हवाएं आती रहती हैं, पर्वतों से पत्थरों से टकराती रहती हैं, और वहां की जो कठोर शैलें हैं, असंगठित शैलें हैं, उनको तोड़ के रेगमाल से घिस के बुरादा बनाती रहती हैं, बालू बनाती रहती हैं, और धीरे धीरे इनकी स्थिति जो वहां के पर्वत होते हैं वो कुछ इस तरीके की हो जाती है, ऐसे करके। कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। इस आकृति को कहते हैं यार्डंग। अगला जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहां समझाएगा कि बालू से या पवन से बनने वाली स्थलाकृतियां, तो इस तरीके के वहां के पर्वत हो जाते हैं। और कोई कोई तो वायु वहां की इतनी खतरनाक होती है जो अपने साथ रेत को लेकर आती है, पूरी की पूरी चट्टानी गायब कर देती है, अगर उसमें कोई मजबूत शैल नहीं है। क्लियर। तो हमारे रेगिस्तानों की ऑफिशियल विशेषताएं क्या हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, अक्षांशों के बीच में ये रहते हैं, या 15 से भी कह लीजिए। दूसरी बात यह है कि वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जमीन पथरीली भी हो सकती है, रेतीली भी हो सकती है, पहाड़ी भी हो सकती है। जनसंख्या कितनी है, 4% रह रही है। और वहां का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व में जो रेगिस्तानों का क्षेत्रफल है वो कितना है, 17% है। और सहारा तुल, इसका अगला नाम जो है मरुस्थलों का क्या है, सहारा तुल प्रदेश। और जो भारत का थार आता है वो किस में आता है, सहारा तुल प्रदेश में। जिस बेल्ट में आता है, उस बेल्ट में पहला रेगिस्तान कौन सा पड़ता है, सहारा का। दूसरा रेगिस्तान किसका पड़ता है, अरब का। तीसरा रेगिस्तान ईरान का। चौथा रेगिस्तान बलूचिस्तान। और पांचवा थार का। इसी थार को पाकिस्तान में आर कहते हैं। क्या कहते हैं, थार को आर कहते हैं, जो कि 15% भाग आता है। मोटे तौर पे रेगिस्तान समझ लीजिए, जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो जहां पे मैंने नीला करा है, नीले का मतलब ऐसे रेगिस्तान जो ठंडे हैं, जो कैसे हैं, शीतोष्ण हैं। और लाल कलर में जो रेगिस्तान है वो कैसे, गर्म रेगिस्तान है। तो गर्म रेगिस्तान का मतलब होता है बहुत गर्मी होती है, झुलसा देने वाली, आदमी गया। और शीतोष्ण रेगिस्तान वो रेगिस्तान होते हैं, सूखे रेगिस्तान, बहुत ठंडे रेगिस्तान, तापमान माइनस में चला जाता है, स्थिति और गंभीर है वहां की। तो जो नीले कलर से हैं वो कैसे रेगिस्तान है, आपके शीत रेगिस्तान है। और रेड वाले कौन से हैं, उष्ण रेगिस्तान है। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी, अभी कमेंट आया था आपका कि पूरी वीडियो बना दीजिए मैप की, वर्ल्ड मैप की, भारत के मैप की, तो वो भी आपको बता दी जाएगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक ज्योग्राफी में आपको महाद्वीप, महाद्वीपों के देश, भारत और भारत के राज्य क्लियर नहीं होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है नहीं। तो उत्तरी अमेरिका का जो शीत, अभी मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें कि कौन सा रेगिस्तान ठंडा है, कौन सा गर्म है। तो ठंडा रेगिस्तान सोरोनन है, और गर्म क्या है, महोबे। और गर्म इसमें दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा है, और ठंडा है पेंटागोनिया। अफ्रीका में सारे ही गर्म है, कोई ठंडा नहीं है, चाहे वो सहारा का हुआ, कालाहारी का हुआ, नामिब का हुआ। अब YouTube पे देखते होगे। अगर इस टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाना है, इस टॉपिक में रुचि लेना है, तो आप क्या करिए, YouTube पे जाइए, एक बार वीडियो में इन सब रेगिस्तानों को लाइव देख लीजिए। कतई पूरी तरीके से आपको मजा आ जाएगा और समझ में आ जाएगा किस तरीके से रेगिस्तान होते हैं। अगला क्या है आपका एशिया। एशिया में काराकोरम ठंडा है, गोबी ठंडा है, तकलामाकन ठंडा रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान है, अरब का गर्म रेगिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया के जितने रेगिस्तान है वो सारे गर्म हैं। और एक महाद्वीप ऐसा भी है जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है, जिसका नाम क्या है, यूरोप। क्या है, यूरोप। यहाँ पे कोई भी रेगिस्तान नहीं है। तो अब आपने देखा कि आपको मरुभूमि, मरुद्वीप या रेगिस्तान, इसके बारे में ये भी पता लग गया ये क्या होते हैं। आपको ये भी पता लग गया कि इसका जीवन कितना कठिन होता है, किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बताया था
कि लू मतलब आप कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं तो उस लू जरा सी धूल भरी आंधी से आप परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम शाम को जाएंगे। इसको आप महसूस करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब दूसरी बात हमने ये भी देख लिया कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान इनकी स्थिति क्या है। अब यहां पे एक समस्या ये आती है कि सर रेगिस्तान टॉपिक तो बहुत बड़ा है या मरुस्थल टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको क्यों पढ़ें? रेगिस्तान को इसको क्यों पढ़ें? तो भाई इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका इसमें तो आता ही है, आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में तो आता ही है, इसके साथ में केवीएस में, एनबीएस में, आपका आदर्श एकलव्य विश्वविद्यालय में, और आने वाले समय में जो टीजीटी पीजीटी होगी उसमें भी जीएस आएगा। जो भी शिक्षक भर्ती हैं जहां पे जीएस का बंद सिलेबस है, और ज्योग्राफी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीएस के बंद सिलेबस ज्योग्राफी ना आए, और अगर ज्योग्राफी आएगी तो महाद्वीप हो गए, पर्वत हो गए, पठार हो गए, पहाड़ हो गए, घास के मैदान हो गए, वायुमंडल हो गया, महासागर हो गए, मृदा हो गए, ये ऐसे एवरग्रीन टॉपिक हैं, ये ऐसे सदाबहार टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आना ही आना होते हैं। तो बात आई कि इसको कहां से आएगा, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, कितना आएगा, कौन सा, और ऐसा क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो पुराने साल के क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए और परीक्षा पैटर्न के हिसाब से भी क्लियर हो जाए। देखो एक चीज समझ लो, कंपटीशन किन के लिए आसान है, कंपटीशन किन के लिए कठिन है। कंपटीशन उन लोगों के लिए आसान है जिनको ये क्लियर है कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की तरह, जब वहां पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपको जड़ी बूटी लेकर आना है, तो अब हनुमान जी का क्या था, वो तो पूरी की पूरी अप्पा उठाला है। अब वैद्य जी का काम क्या था, उसमें से जड़ी बूटी को निकालना और देना। अब सोचो कि पूरी की पूरी जड़ी बूटी दे दी जाए, ये तो वही वाली स्थिति हो गई कि कोई बीमार हो गया तो उससे कहा कि जाओ पूरा मेडिकल ले आओ, और वो पूरा मेडिकल लाया, पूरे मेडिकल की दवा मरीज को खिला दी जिससे उसकी डेथ हो जाएगी। करना क्या है कि कुछ खास दवाएं लिखी जाती हैं और कुछ खास, पूरा मेडिकल नहीं लाया जाता, उस मेडिकल से कुछ खास दवाएं लाई जाती हैं और वो मरीज को दी जाती हैं। ये कंपटीशन भी ऐसा ही है, इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, इसमें किताबें बहुत होती हैं, लेकिन आपको सारी किताबें नहीं पढ़ना है, आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, ये पता लगाना है पुराने साल के पेपरों से कि क्या पैटर्न है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कितना पढ़ना है। अब मान के चलो आपके सिलेबस में मरुस्थल है, तो मरुस्थल भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, वहां पे भी आपको कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं, वहां से आपको पढ़ने हैं। वरना तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं, फिर तो पूरी जिंदगी पढ़ते ही पढ़ते हो जाएगी। तो यहां पे भी क्या होता है, परीक्षा पैटर्न होता है। देखो ज्योग्राफी जो है एलटी ग्रेड में भी आ रही है, जीआईसी प्रवक्ता में, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की एक ही है, एक ही एग्जामिनर होता है, एक ही पैटर्न होता है। ज्योग्राफी जो है टीजीटी पीजीटी में भी आ रही है, एलटी में भी आ रही है, केबीएस में भी आ रही है, एनबीएस में आ रही है, पर सबके पैटर्न अलग होते हैं। पर ये हमें कौन तय करता है, आपके पुराने साल के पेपर कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और इसके साथ में भी खास बात क्या होनी चाहिए कि भाई आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ऐसी वीडियो बना के दी जाए जिसमें पुराने साल के क्वेश्चन पेपर भी आ जाएं और आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और इस सबके साथ ये बताने का उद्देश्य ये रहता है कि आप ये तरीका सीख लो, ताकि आप अगर तेजी से काम करना चाहो तो किसी भी टॉपिक को उठाया, उसका कॉन्सेप्ट बनाया, उसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखे कि वो किस कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं और उसको भाई पहले तैयार कर लिया, ताकि आप बहुत तेजी से अपने सिलेबस को खत्म कर सकें। तो यहां पे हमको मरुस्थल में एक बेसिक है, एक क्या है, मरुस्थल का बेसिक है, बेसिक समझते हैं, जो बेसिक जानकारी होती है। और एक क्या है, मुख्य मरुस्थल। मुख्य मरुस्थल यानी पूरे मरुस्थल में दो पैटर्न हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक क्या है बेसिक और एक क्या है मरुस्थल मुख्य। तो जो कंपटीशन है आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का, तो उसमें बेसिक वाले पोर्शन से 2% क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2%। और जो मरुस्थल है मुख्य वाला, उससे 98% क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 98% क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2% में टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसा तैयार करा दूंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा, जो खास खास बातें हैं वही आपको तैयार होंगी। तो हम थोड़ा सा अब क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। क्या समझते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न, कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं।
तो जो हमारा रेगिस्तान है इसका जो बेसिक है उस बेसिक से 2% क्वेश्चन आ रहे हैं और जो रेगिस्तान मुख्य है उससे 98% क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अगर ये तैयार नहीं भी हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ये तैयार होना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या क्या पूछ रहा है ये भी आपको बता दूं। स्थिति पूछ ही रहा है लगातार, लगातार तो नहीं कह सकते, कभी कभी उसने स्थिति पूछी है। ठीक है, और स्थिति में जलवायु पूछी है, जलवायु से उसने यहाँ की अंधड़, अंधड़ कहते हैं धूल भरी आंधी, और जिसका रेगिस्तान में नाम है धूल दानव। कैसा दानव? जो धूल की शक्ल में आता है। किसकी शक्ल में आता है? धूल की शक्ल में आता है। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा है अंधड़ के बारे में, और उसने ये पूछा है कि यहाँ पे किन जगहों का तापमान कितना रहता है। उसने मृदा भी पूछी है, और वनस्पति में पूछा है एल्टीग्रेड में पौधों की जड़ों के बारे में, वनस्पति पूछी है। और इसके बाद उसने जीव जंतु से ज्यादा नहीं पूछा है, खान पान नहीं पूछा है, पोशाक नहीं पूछी है, रहन सहन नहीं पूछा है, संसाधन उसने पूछे हैं। क्या पूछे? संसाधन पूछे हैं, प्रमुख नगर पूछे हैं, और यहाँ की जनजातियां और मानव जीवन पूछा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं टॉप कॉन्सेप्ट के बारे में हमें, टॉपिक के बारे में हमें कुछ तो कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए, तभी हमारा संतुष्टि होती है। अगला जो मरुस्थल में 98% पूछ रहा है वो भाई साहब यहां से पूछ रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन वो कैसे पूछता है कि भाई ये बताओ, ये कटिबंध होते हैं, ये उष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। जैसे ये ऊपर आएगा शीतोष्ण, वैसे नीचे आ गया शीतोष्ण। ठीक है, तो उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि उष्ण कटिबंध में कौन सा रेगिस्तान है या शीतोष्ण में कौन सा है। बात आई समझ में? ठीक है, जैसे आप देखो कि रेगिस्तानों की जो स्थिति है वो क्या है, रेगिस्तानों की स्थिति ये है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा रेगिस्तान, जे आपका उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत है, कि कौन सा रेगिस्तान यहां आता है शीतोष्ण में, कौन सा शीतोष्ण में, जैसे जे शीतोष्ण वैसे जे शीतोष्ण, जैसे जे शीत वैसे जे शीत, और जो बीच में कौन सा उष्ण, कौन सा रेगिस्तान उष्ण कटिबंध में आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर वो गोलार्ध पूछ ले रहा है कि कौन सा रेगिस्तान उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा दक्षिणी, ये कौन सा गोलार्ध है उत्तरी और ये कौन सा दक्षिणी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो शीत कटिबंध में है या कि वो शीत मरुस्थल है या उष्ण मरुस्थल है, या शुद्ध भाषा में पूछ सकता है कि वो ठंडा मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, संसार का सबसे गर्म मरुस्थल, अभी आपको बताया जाएगा। इसके बाद वो ये पूछ रहा है कि ये मरुस्थल कौन से महाद्वीप में पाया जाता है। अब जैसे उसने पूछ लिया आट्राकामा कौन से महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में, तकलामाकन कौन से महाद्वीप में, एशिया में है, काराकुम कौन से महाद्वीप में, एशिया में, जिसका अर्थ है काली मिट्टी या काली रेत, जिसका अर्थ है काली रेत। अब आप यहां पे आ जाओ, अगला है इनके देश पूछ ले रहा है कि बताओ कौन से देश में है। जैसे तकलामाकन जो है वो कौन से देश में है, वो चाइना में है, मंगोलिया की सीमा पे। जनसंख्या पूछ रहा है कि किस रेगिस्तान की जनसंख्या ज्यादा है। कुछ विशिष्ट तथ्य जो कि रेगिस्तान संबंधित हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इसके बाद रेगिस्तान तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेगिस्तान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से एग्जामिनर लगातार पूछ रहा है। वो क्या है? कालाहारी का सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो कालाहारी, कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछा गया है वो थार पूछा गया है। तीसरे क्या पूछा गया? गोबी। क्या पूछा गया? गोबी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था थार के रेगिस्तान की, तो वहां रोटी पता उन्होंने कैसे बनाई थी? उन्होंने क्या करा, ढेर सारा आटे को गूंथा और गूंथने के बाद उसकी एक बड़ी सी रोटी बनाई, और वो जो रेत थी उस पर कुछ आग जलाई, कोयले रख दिए, और उन कोयले के ऊपर वो रोटी रख दी, और ऊपर से क्या करा, रेत और कोयले ढक दिए, और थोड़ी देर बाद रोटी निकाली, रोटी बन के कंप्लीट, बड़ी सी रोटी जो कि आरी से ही कटेगी। तो इस तरीके से आपको नंबर 1 पे कालाहारी पढ़ना है, नंबर 2 पे थार, फिर गोबी और तकलामागन। ठीक है, ये गोबी का स्थल है। फिर गिब्स ऑस्ट्रेलिया में आता है, आपका पेंटागोनिया जो है, पेंटागोनिया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ईस्ट ए लुट। इन रेगिस्तानों में पढ़ना तो में रेगिस्तान सब है, लेकिन इनके बारे में एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्लियर करते हैं बेसिक वाला। आप समझ गए परीक्षा पैटर्न क्या है? क्लियर हो गया कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे बेसिक की कि उनकी स्थिति क्या है। आपको पता है 15-20 से लेकर 30 डिग्री, या तो वो उत्तरी अक्षांश से पाए जाएंगे या निचले अक्षांश से पाए जाएंगे। यहां का तापमान बहुत गर्म रहता है, धूल भरी आंधियां चलती हैं जिनको धूल दानव कहते हैं। आप भी देखती हैं, जैसे
अगर आप गृहिणी हैं तो आप घर से बाहर मार्केट जाती होंगी या मार्केट में या कहीं और किसी काम से, तो क्या होता है जो लू चलती है, धूल भरी आंधी, अगर आप कार से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्कूटी से या टमटम से हैं और जब वो धूल भरी आंधी लगती है मुंह पे, तो बस ऐसा लगता है कि निकलना ही नहीं है ऐसी धूल भरी आंधी में। अरे किताबों पे थोड़ी सी डस्ट आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, हाथ अजीब से खराब हो जाते हैं, फिर लगता है डस्ट ना आए, तो सोचो वहां तो धूल भरी आंधी जिसे अंधड़ कहते हैं वो चलती है, जिसके कई नाम हैं। आपके भारत में उसे लू कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, लू कहते हैं, पाकिस्तान में भी लू कहते हैं। आपका उसका एक नाम है खमसिन, शहाली और सिमुम। सिमुम जो है सहारा, इजराइल, जॉर्डन, इराक, सीरिया और अरब में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, शिमूम। शहाली भी यहाँ पे चलने वाली हवाएं हैं। खमसिन भी जो है वो आपके कालाहारी के आसपास के रेगिस्तानों में चलने वाली शुष्क हवाओं को है, जिसका मतलब क्या होता है, बालू से भरा हुआ शुष्क। मतलब अलग अलग रेगिस्तानों में इन जो लू होती है या ऐसी जो धूल के दानव होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत में लू है, कहते हैं इसको लू लग गई वो गया, ठीक है। ऐसे ही सहारा, इजराइल, जॉर्डन, इराक। क्वेश्चन ऐसे पूछता है इजराइल में चलने वाली धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, सिमूम। आपके सहारा में क्या कहते हैं, खमसिन, और इसका नाम सहाली। तो ये आप क्वेश्चन ये आएगा कि ये लू हो गई, खमसिन हो गया, शाहली हो गई, शिमूम हो गया, ये सब क्या है, तो इसका आंसर होगा धूल दानव है, धूल है, या रेत का उफान है। रेत का क्या है, उफान है, बालू से भरा हुआ शुष्क उफान है। अब लू तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं, वो जानता है आप पकड़ लोगे। वो खमसिन में पूछ लेगा क्या है, खमसिन का संबंध किससे, आप सर पकड़े बैठे हो। वो पूछ लेगा शाहली क्या है, पता ही नहीं क्या है। शिमूम क्या है, कहाँ है। और 99% लोग क्या लगा के आएंगे, पवन में लगाई आएंगे। ये पवने नहीं है, ये गर्म पवने हैं, धूल भरी। पवन में और गर्म पवनों में अंतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये यहां से आता है कि भाई जो तापमान है वो सर्वाधिक तापमान वाले स्थान कौन से हैं, जो कहां पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो सहारा का लीबिया है, सहारा रेगिस्तान के लीबिया में अल अजीजिया एक सबसे गर्म जगह है, जिसका तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। सोच के देखो स्थिति क्या हो जाएगी, कतई स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो ये कौन सी जगह है, अल अजीजिया 58 डिग्री। कैलिफोर्निया की मृद घाटी 57 डिग्री, कितनी, 57 डिग्री। और थार का जो रेगिस्तान है उसमें जैकोकाबाद। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो जाता है कि जो थार है वो 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। लेकिन उस थार का जो सबसे गर्म इलाका है वो पहुंच गया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो कहां है, जैकोबाबाद। जैकोबाबाद, क्या नाम है, जैकोबाबाद। तो जो थार का, अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले कि थार का सबसे गर्म एरिया कौन सा है, तो आप जैकोबाबाद लगाएंगे। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि भारत के थार का सबसे गर्म एरिया कौन सा है, तो वहां गच्चा मत खा जाना, गलती मत कर देना। वो कौन सा है, फलोदी। कौन सा है, फलोदी। भारत में जो थार है उसमें जो सबसे गर्म स्थान है वो है फलोदी। ये थार का बफर जोन है। कौन सा जोन है, बफर जोन है। तो भारत में थार का सबसे गर्म एरिया कौन सा है, बफोली, वो फालोदी। कौन सा है, फलोदी है। भारत में थार का सबसे गर्म एरिया आपका जो है वो फलोदी है। और जो पाकिस्तान वाला थार है उसमें कौन सा है, जैकोबाबाद है, जैकोबाबाद है। और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें सबसे गर्म एरिया कौन सा है, सोनोरान। कौन सा है, सोनोरान। इसका तापमान 56 पाया जाता है। और जो भारत का फलोदी है इसका तापमान क्या है, 51 डिग्री। कितना है, 51 डिग्री। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे गर्म स्थान कौन कौन से हैं, अल अजीजिया, कैलिफोर्निया की मृद घाटी, थार का जैकोबाबाद, और आपका उत्तरी यूएसए का सोनोरान, और भारत का फलोदी। अब एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है, चलो आपने कहा कि भारत का सबसे गर्म फलोदी है, तो सबसे ठंडा कौन सा है, सबसे ठंडा है, बताइए भारत का सबसे ठंडा एरिया कौन सा है, द्रास, जो कहां पर है, कारगिल में है। और सबसे गीला स्थान कहां है, जहां बहुत बारिश होती रहती है, आदमी परेशान हो जाता है, मानेसराम, मेघालय। और इसके बाद सबसे सूखी जगह कौन सी है, लेह लद्दाख, ठीक है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, आपको पता ही है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और सहारा में एक विशेष प्रकार की हवाएं चलती हैं जिसको कहते हैं हरमट्टन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हरमट्टन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हरमट्टन सहारा में चलने वाली एक धूल भरी आंधी या हवा का नाम है। अब बात आई वहां की मृदा कैसी है, तो भाई जब तापमान इतना अधिक होगा, वर्षा नहीं होगी, तो मृदा कैसी हो जाएगी, रेतीली। और जब मृदा रेतीली हो जाएगी तो वहां की वनस्पतियां क्या करेंगी,
आप सोचो वनस्पति की प्रॉब्लम क्या है। वनस्पति को चाहिए पानी, सूर्य का प्रकाश। अब दो में से एक चीज भी नहीं मिली तो वनस्पति का काम नहीं हो पाएगा। अब रेगिस्तान की जो वनस्पतियां होती हैं वहां क्या होता है, उनको पानी मिलता ही नहीं है, तो उनको अपने अंदर कुछ फीचर्स चेंज करना पड़ेंगे। इसी को कहते हैं सरवाइव करना। कॉन्सेप्ट है डार्विन का, जो योग होगा वही जिंदा रहेगा। तो वहां की वनस्पतियों को अपने अंदर क्या करना होता है, कुछ चेंज करने होते हैं और वहां की वनस्पतियां अलग होती हैं। अच्छा, जो एलटी ग्रेड में क्वेश्चन पूछा है वो यही पूछा है कि जो मरुस्थल की जो वनस्पतियां होती हैं वो अपना पानी कैसे ग्रहण करती हैं। तो उसका आंसर क्या थे, अपनी जड़ों को लंबा करके, अपनी जड़ों को लंबा करके। अरे वो सीटेट में आपने पढ़ा नहीं था, एक पौधा तो ऐसा होता है कि उसकी जड़ें अपने से 30 गुना नीचे चली जाती हैं रेगिस्तान में। किस काम के लिए, पानी को खींचने के लिए। तो यहाँ की वनस्पतियों में क्या क्या होता है, कैक्टस, खैर, बेर, बबूल, खजूर, नागफनी। इनकी जड़ें लंबी होती हैं, तने और छाल मोटी होती है, और जो बाष्पोत्सर्जन कम हो या इनसे पानी की कमी, पानी जो है कम इनका उड़े, भाप बन के उड़े, बाष्पोत्सर्जन कम हो, तो इनकी छालें मोटी होती हैं, चिकनी होती हैं, गूदेदार होती हैं। और ये कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। किस तरीके के होते हैं, चिकने होते हैं। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि कोई भी पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो क्या करता है, दिन में करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये परम आवश्यक है कि पानी का होना। तो ये कैक्टस हो गया और जो आपके नागफनी हो गए, तो इन्हें तो पानी मिलता नहीं है। आप अपने घर पे भी ला के रखते हो, ऐसी मान्यता है भारत में कि अगर ये रख दोगे तो वो क्या होता है, तंत्र मंत्र जरूर टोना, वो काम नहीं करते, वो सब दंत कथाएं हैं। तो कहने का मतलब जो लोग नागफनी अपने छत पे ला के रख देते हैं, तो जब उसको पानी नहीं मिलता फिर वो ग्रोथ कहाँ से करता है, फिर वो अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे करता है। आप कमेंट करके बताइए कि आखिरकार कैसे नागफनी जो है वो अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, अपने आप को डेवलप करता है, जबकि उसको पानी नहीं मिलता। क्लियर है, वो किस तरीके से अपना खाना बनाता है। तो आपने देख लिया वनस्पति। तो जब वनस्पतियां ऐसी हैं तो क्या तुमको सब्जी मिलेगी, क्या बढ़िया साग मिलेंगे, ये तो इंडिया में ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जानवरों का मांस खाया जाता है विशेष रूप से। क्योंकि अब तो काफ़ी उन्नति हो गई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया है, तो सारी सब्जियां और फल फ्रूट आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं। अब बात आई जंतुओं की। जंतु कौन से, एक तो भाई प्रसिद्ध जंतु है रेगिस्तान का ऊंट। मैंने क्या बताया था, जब इंदिरा गांधी नहर खुद रही थी तो वहां पे सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जो कि सफल हो पाई ऊंट की वजह से। ऊंटों ने क्या करा, उस नहर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। पता नहीं कितने हजार ऊंट और गधे लुढ़क गए, किसको बनाने में, नहर को बनाने में। रैटल स्नैक, रैटल स्नैक देखा है, ये पाए जाते हैं। ये तक कहा जाता है कि 200 मील के एरिया में 2000 भी रैटल स्नैक हो सकते हैं वहां पे। और ये सब जंतु कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं, रात में ही शिकार पे निकलते हैं। दिन में तो गर्मी इतनी होती है इनका काम खत्म हो जाएगा। और इसमें पानी की विशेष कमी होती है जहां रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, खान पान आप जानते ही हो किस तरीके का होगा, ना तो सब्जी मिलेंगी, तो वहां पे मांस पे ही आश्रित रहना पड़ेगा। पोशाक कैसी है, पोशाक उनको ऐसी रखना पड़ती है वन पीस, और चेहरे को रुमाल से ढक के कवर करके, ताकि जो रेत की आंधियां हैं, धूल है, वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। आपने देखा होगा लंबा चोंगा जो पहनते हैं अरब के लोग और जो रेगिस्तान के लोग होते हैं, ताकि उनको, जैसे यहाँ के लोग भी जब दुबई में जाते हैं सफारी करने, रेगिस्तान में घूमने, तो उन्हें भी चोंगा पहनना पड़ता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो जो डॉली चाय वाला है वो दुबई गया घूमने, तो उसको वो बता रहे थे, वो जमजम मोबाइल वाले हैं, कि ये चोंगा पहनना पड़ेगा। तो उसने मना किया, बोले मैं चोंगा क्यों पहनूं। तब उन्होंने बताया कि रेत से बचना है तो ये जुब्बा टाइप का चोंगा ये पहनना पड़ेगा, ताकि रेत आपकी बॉडी के अंदर ना आए। और वो सर पे क्या होता है, रुमाल लपेटना पड़ता है। अगर वो रुमाल सर पे ना रखो तो क्या हो जाता है, सब रेत घुस जाती है। तो इस तरीके से वहां का रहन सहन कैसा है, वन पीस में, और सर पे हमेशा रुमाल या कपड़ा रखना ही पड़ता है। संसाधन, भाई संसाधन तो यहाँ कोई पाए नहीं जाते, और जो रेगिस्तानों में संसाधन पाया जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो है यूरेनियम, जिससे बनाया जाता है परमाणु बम, जो कि ईंधन है किसका, परमाणु रिएक्टर का, जिसकी सहायता से बनाए जाते हैं परमाणु बम। तो सीधे वहां पे क्या मिलता है, यूरेनियम, और कुछ रेगिस्तानों में नाइट्रेट मिलता है। ये क्वेश्चन भी आया है, निम्नलिखित में से रेगिस्तानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है। तो यूरेनियम पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं शोरा भी पाया जाता है। तो यूरेनियम आप ध्यान रखना, यूरेनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भाई खूब आता है, मुख्य नगर कौन कौन से हैं।
तो ये जो मुख्य नगर हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेंगे महाद्वीपों के हिसाब से, क्योंकि जितने क्वेश्चन आए हैं वो महाद्वीपों से पूछे गए हैं कि एशिया महाद्वीप में प्रमुख रेगिस्तानी नगर कौन से हैं, अफ्रीका महाद्वीप में रेगिस्तानी नगर कौन से हैं, आपके जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पर रेगिस्तानी नगर कौन से हैं। तो जो एशिया है उसमें रेगिस्तानी नगर कौन से हैं, दशमिक है, बगदाद है, बसरा है, मक्का है, मदीना है, अदन है, ठीक है, हैदराबाद है, जोधपुर है, बीकानेर है, मुल्तान है और कराची है। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ है, ये अरब में हुआ है, रेगिस्तानी एरिया में हुआ है, और ये जितने शहर हैं ये इस्लाम धर्म से मुख्य संपर्क और संबंध रखने वाले शहर हैं, चाहे वो दशमिक हो गया, बगदाद हो गया, बसरा हो गया, मक्का हो गया, मदीना हो गया, अदन हो गया। तो ये कौन से शहर हैं, एशिया के हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इनकी लोकेशन जो है कहाँ कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा समझने में, देखो भाई अगर वर्ल्ड का नक्शा और भारत का नक्शा क्लियर नहीं करा, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप वर्ल्ड का और भारत का नक्शा क्लियर नहीं करोगे विद राज के। अब देखो ये है आपका क्या है, एशिया के प्रमुख, तो ये है आपका एशिया महाद्वीप, क्या है, एशिया महाद्वीप, ये आया, ये कुछ इस तरीके से बनेगा एशिया। जे यूरोप हो गया और जे एशिया, ठीक है, जे यूरोप है, अभी इससे मतलब नहीं है, इसमें तो रेगिस्तान भी नहीं है, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में दशमिक, तो आपका लो इसको एशिया ही बना दे रहे हैं पूरा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। यहां पे कहीं आके लोकेशन आती है किसकी, आपकी दशमिक की, ये दशमिक है, इसके पास ही क्या है, बगदाद है, इसके पास ही क्या है, बशरा है, और अरब में क्या है, मक्का है, उसी के पास क्या है, मदीना है, और यहीं पे अदन है। और जो हैदराबाद है ये पाकिस्तान के सिंध में है, ये हैदराबाद इंडिया वाला नहीं है, ये हैदराबाद जो है पाकिस्तान के सिंध में जो है वो वाला हैदराबाद है, ठीक है। इसके बाद आपका जोधपुर भारत में है, और आपका बीकानेर भारत में। अगर रेगिस्तान का मजा लेना है तो 2 जिले हैं, जोधपुर और बीकानेर, वहां जाकर आप घूम सकते हो। और इसके बाद पाकिस्तान के 2 शहर और हैं, मुल्तान और कराची, ये कराची है, ये मुल्तान है। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से नगर हैं, टिम्बकटू है, कानो है, काहिरा मिस्र, ट्रिपोली, पोर्ट सईद और सिकंदरिया, ये कहाँ के नगर हैं, प्रमुख रेगिस्तानी, बहुत डेवलप अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया के कालगोडली और कूलगार्डी, दक्षिणी अमेरिका में आपके लीमा और एटाफ गोस्टा, तो ये भाई थोड़े से आप इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए इसके प्रमुख नगरों पे, ठीक है। आर्थिक विकास और काम धंधे, तो ये बताओ जब ऐसा वातावरण रहेगा, ऐसा मौसम रहेगा, ऐसी जलवायु रहेगी तो क्या काम होगा, क्या धंधे होंगे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, सतत कठिनाइयों के प्रदेश, इनको क्या कहा जाता है, सतत कठिनाइयों के प्रदेश। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सतत कठिनाइयों के प्रदेश किसको कहा जाता है, मरुभूमि को कहा जाता है या मरुस्थल को, सतत कठिनाइयों के प्रदेश, ठीक है। अब बात आई कि यहाँ पे कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, मानव जीवन कैसा है, तो मानव जीवन तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अब जैसे अरब है, अरब में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बद्दू पाई जाती हैं, और आपके कालाहारी में कौन सी पाई जाती हैं, बुशमैन पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी पाई जाती हैं, बुशमैन पाई जाती हैं। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें काले लोग पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं जो सर्वाइव करती हैं किसमें, वहाँ के रेगिस्तानी जीवन में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आया आपका मरुस्थल का मुख में। अब इसी में हमको क्या पढ़ना है, हमने ये बेसिक जान लिया, जहां से 2% क्वेश्चन आएंगे। ये भी समझ लो जी क्वेश्चन कहां से आएगा, जनजाति पूछता है, नगर पूछता है, संसाधन पूछता है, बाकी वनस्पति पूछ रहा है, और जलवायु में तापमान, आंधी, धूल दानव के बारे में पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ऐसी जगहें कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। अब जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मरुस्थल मुख में कि कौन से कटिबंध में कौन से मरुस्थल हैं, गोलार्ध में कौन से हैं, ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है, किस महाद्वीप में है, किस देश में है, जनसंख्या कैसी है, और उसके विशिष्ट तत्व कैसे हैं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाले आपके इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं।